कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। आरोही तुरंत बोली, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तभी रोनिका गुस्से से बोली, तुमने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। तुमने मुझसे मेरे दक्ष को छीना। दक्ष सिर्फ मेरा है। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसको पाने के लिए, पर तुम वापस आ गई। चली गई थी तो वापस क्यों आई? मैंने तो तुम्हें 5 साल पहले ही अपने रास्ते से हटा दिया था। आरोही रोनिका की ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। आरोही गुस्से से अपने सामने खड़ी रोनिका को देखती है। रोनिका के होठों पर इस वक्त कातिलाना मुस्कान थी। वो उसी तरह कातिल मुस्कान लिए बोली, आज तुम मरोगी तो दक्ष मेरा होगा। तुम वापस आकर भी क्या की? पिछली बार मैंने तुम्हें इतनी आसान मौत दी थी, पर तुम वापस आ गई। जैसे ही आरोही ये सुनती है तो एकदम हैरान रह जाती है और बोलती है, क्या वो सब तुमने? रोनिका तेज तेज हंसने लगी, बोली, हाँ, मैंने ये सब कुछ किया। तुम्हें पता है मैंने क्या कुछ नहीं किया? तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ नहीं हूं तो तुम मेरे दक्ष को पूरी तरह से पालोगे? तुम्हें नहीं पता मैंने दक्ष के पीछे अपने सारे जासूसों को लगा कर रखी थी। मुझे एक एक इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि तुम दोनों कब मिले और कब तुम दोनों की शादी हुई। जैसे ही मुझे पता चला कि दक्ष ने अपनी शादी के बारे में अनाउंस कर दिया तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जब मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिर मैंने तुम्हें और तुम्हारे दोनों बच्चों को मारने का पूरा प्लानिंग कर लिया, और मैंने ये किया भी। मैंने ऐसे सब कुछ प्लान किया कि तुम्हें लगा मेरा और दक्ष का कुछ चल रहा है, और ये भी तुम मेरे जाल में पूरी तरह से फंस गई। फिर मैंने तुम्हें अपने रास्ते से हटा भी दिया था। इतना कहकर वो थोड़ा चुप हुई और फिर आरोही को देखते हुए गुस्से में आगे बोली, पर देखो, तुम्हें शायद आसान मौत पसंद नहीं है, पर मैं तुम्हें इस बार वापस मौत के घाट पहुंचा दूंगी। उससे पहले ये मौत तुम्हारे लिए ऐसी दर्दनाक हो जाएगी कि तुम दोबारा जन्म लेने से पहले 10 बार सोचोगी। ये सब बोलते हुए वो बहुत गुस्से से आग उगल रही थी। आरोही को रोनिका की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे मन ही मन दक्ष के लिए बुरा लग रहा था कि क्यों उसने दक्ष को इतने सालों तक गलत समझा, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। ये सब कुछ रोनिका का किया धरा था। तभी आरोही गुस्से से बोली, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मिस्टर खन्ना को कभी नहीं पा सकती। रोनिका बोली, क्यों नहीं पा सकती? पिछले 5 सालों से वो मेरी उंगलियों के इशारे पर काम करता था। तुम्हें पता है कि मैं उसे अपने इशारों पर नचाने के लिए क्या क्या करती थी? रोज ऐसी दवा देती थी जिससे उसकी सोचने की, समझने की क्षमता खत्म हो जाती थी। जब जब उसे तुम्हारी याद आती थी तो मैं उसे वो दवा दे देती थी। फिर तुम उसके दिमाग से पूरी तरह से गायब हो जाती थी। तब वो मेरे बस में होता था। मैं जो कहती थी वही करता था। आगे भी मैं ऐसा ही करूंगी। ऐसे करते करते एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम उसकी मेमोरी से पूरी तरह से गायब हो जाओगी, और जब तुम गायब हो जाओगी तो कहाँ से वो तुम्हारे लिए परेशान होगा। तब उसे मेरे साथ ही शादी करनी पड़ेगी। जैसे ही आरो ये बात सुनी तो रोनिका को घूर कर देखते हुए बोली, तुम जैसी गिरी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। ये सुनकर रोनिका तेज तेज हंसने लगी और ताली बजाकर बोली, वाह, क्या कहा तुमने? गिरी हुई औरत? लाइक दैट मी नो यू आर अ सेमलेस गर्ल। तुम मेरे और दक्ष के बीच आई। तुम्हें पता है मैं कॉलेज टाइम से ही दक्ष से प्यार करती थी। उसी के लिए तो मैंने उसके क्लास में एंट्री ली थी, ताकि मैं उसके दिल में अपनी जगह बना सकूं। और धीरे धीरे हम दोनों के बीच दोस्ती हो गई और हम दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। मैं समझ गई थी कि आज हम दोस्त बने हैं, ये प्यार की पहली सीढ़ी है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो मेरे प्यार को समझेगा और अपना लेगा। फिर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। पर उससे ही पहले मुझे यहाँ से जाना पड़ गया, क्योंकि डैड को वापस यहाँ से जाना था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद तुम उसकी लाइफ में आ जाओगी। तुम्हें पता है मैंने जाने से पहले ही दर्श से प्रॉमिस ले लिया था कि वो मुझसे शादी करेगा, और उसने प्रॉमिस दिया था। पर तुमने ना जाने कौन सा जादू चलाया जो उसके दिमाग से ये बात निकल गई। लेकिन मैं उस बात को आज भी याद रखी हूँ। ये कहते हुए रोनिका अपने मोबाइल को उठाती है और उसको ओपन करके उसमें स्पीकर ऑन करती है। जैसे जैसे आरू ये सब सुन रही थी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन दज को कोसते हुए बोली, अगर तुम्हें इससे ही शादी करनी थी तो मुझसे हाँ क्यों बोले, गंदे इंसान।
ये बोलते हुए मन ही मन उसे कोस रही थी। तभी रोनिका आरोही की तरफ देखते हुए बोली, सुना, अब तो पता चल गया होगा कि दक्ष ने मुझसे शादी के लिए प्रॉमिस किया था और अब तुम चाह कर भी हमारे बीच नहीं आ सकती। जबकि सच्चाई ये थी कि दक्ष ने कभी भी शादी के लिए प्रॉमिस नहीं किया था। ये सब रोनिका की प्लानिंग थी। आरोही को सिर्फ दक्ष के खिलाफ करना चाह रही थी और शायद कहीं ना कहीं वो अपने प्लानिंग में कामयाब भी हो रही थी। वहीं आरोही मनी मन दक्ष को कोसते बोली, दक्ष, तुम मेरे पीछे ऐसे मंडरा रहे थे जैसे मुझसे बहुत प्यार करते हो, और देखो अब सच्चाई सामने आ गई। सच में सभी मर्द एक जैसे होते हैं। ये सब कहते हुए वो दक्ष के बारे में सोच रही थी। तभी रोनिका आरोही के चेहरे के भाव को देखकर सब समझ गई और हंसती हुई बोली, इससे पहले कि तुम्हारे मिस्टर खन्ना यहाँ आए और तुम्हें बचाएं, मैं तुम्हें रास्ते से हटा दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है आज नहीं तो कल दक्ष तुम्हारे पीछे आएगा। वो क्या है ना, वो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर तुम्हारे पीछे आ जाता है, पर मैं भी कम खूबसूरत नहीं हूँ। आज नहीं तो कल मैं उसे अपना बना ही लूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और हाँ, मुझे पता है दक्ष की फैमिली भी तुम्हें बहुत मानती थी, लेकिन तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ दूँ। दक्ष की मॉम खुद चाहती है कि हम दोनों एक हो जाएं। ये कहते हुए वो दक्ष की मॉम और खुद का एक वीडियो चलाती है, जिसमें दक्ष की मॉम उससे बोल रही थी कि रोनिका बेटा, एक तुम ही हो जो उसको संभाल सकती हो। आरोही तो उसे छोड़कर चली गई, मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने तो सोचा था कि आरोही एक अच्छी लड़की है, पर वो तो धोखेबाज निकली। वो मेरे बेटे को बीच रास्ते में छोड़कर चली गई। इसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। पर मुझे पता है बेटा, तुम उसे कभी भी नहीं छोड़ोगी, तुम उसके साथ हमेशा रहोगी। ये वीडियो को देखकर आरोही को ना जाने क्यों बहुत बुरा लग रहा था। वो मन ही मन सोचने लगी कि मॉम, क्या आप सच में मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करने लगे हो? आपको रोनिका अच्छी लगने लगी है? ये सब बोलते हुए उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वहीं रोनिका ये सब देखकर मुस्कुराने लगती है। उसके होठों पर कुटिल मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए मन ही मन बोली, आई नो आरोही, मुझे पता है तुम्हें इस वक्त बहुत बुरा लग रहा होगा, और मैं यही तो चाहती थी कि तुम्हें तकलीफ हो, तुम्हें दर्द हो। मैं तुम्हें वो सब दर्द देना चाहती हूँ जिस दर्द से मैं तुम्हारी वजह से गुजरी हूँ। और रही बात दर्द की, तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगी, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। दर्द सिर्फ मेरा रहेगा और तुम हमारे बीच कभी भी नहीं आ सकती। तुम्हें तो मरना ही होगा। ये सब बोलते हुए गुस्से से आरोही की तरफ देखने लगती। आरोही, जो कि अभी भी मन ही मन यही सोचे जा रही थी कि क्या दक्ष की मॉम उससे नफरत करने लगी है। रोनिका आरोही की तरफ देखकर बोली, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पता है तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है ना, तो क्यों ना मैं तुम्हें इस तकलीफ से आजाद दे दूं। ये कहते हुए वो गार्ड्स की तरफ ताली बजाती है, जिससे एक साथ वहां कई गार्ड्स आ जाते हैं। इतने सारे आदमियों को देखकर आरोही घबरा जाती है। आरोही घबराती है बोली, रोनिका, ये तुम क्या करना चाहती हो? रोनिका आरोही की बात सुनकर तिरछी मुस्कान के साथ बोली, वही जो तुम सोच रही हो। ये कहते हुए वो गार्ड्स की तरफ देखकर उन्हें कुछ इशारा करती है, जिससे सभी गार्ड्स धीरे धीरे आरोही की तरफ बढ़ने लगते हैं। सभी बॉडीगार्ड्स आरोही की तरफ बढ़ रहे थे। वो सभी दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक और खतरनाक लग रहे थे। वो सभी आरोही को हवस भरी नजरों से देख रहे थे। तभी रोनिका उन सब की तरफ देखकर बोली, जाओ एंजॉय करो, जो जितना ज्यादा एंजॉय करेगा मैं उसे उतना ही ज्यादा प्राइज दूंगी। ये कहते वो एक साइड में जाकर बैठ गई। वहीं रोनिका की बात सुनकर सारे बॉडीगार्ड के आंखों में चमक सी आ गई और सब मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगे। आरोही की तो सांसें ही अटक गई और रोनिका की तरफ देखकर बोली, ये तुम क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो? तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या कर रही हो? तुम्हें पता है अगर मिस्टर खन्ना को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रोनिका आरोही की बात सुनकर बोली, अच्छा मैं भी देखती हूँ क्यों क्या करेगा। चाहे वो कुछ भी कर ले, अगर वो मेरा ना हुआ तो वो तुम्हारा भी नहीं हो सकता है। समझ में आई बात? मैं तुम्हें खुश नहीं देख सकती क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन हो, तो भला तुम्हें कैसे खुश देख सकती हूँ। फिर वो गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोली, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और जल्दी जल्दी अपना काम शुरू कर दो। रोनिका की बात सुनकर सभी आरोही की तरफ बढ़ गए। आरोही बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और घबराती हुई बोली, देखो मेरे करीब मत आना और मुझे छोड़ने की कोशिश भी मत करना। तभी वह सभी चारों तरफ से आरोही को घेर लिए। तभी रोनिका तेज तेज हंसने लगी और बोली, हा हा हा, अब मैं देखती हूँ कि दक्ष कैसे तुम्हें बचाता है। अब वो तुम्हें चाह कर भी नहीं बचा सकता है। उसने मेरे डैड की कंपनी को बर्बाद किया ना, तुम्हारे कारण, और अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी ताकि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहो
और वो दच खन्ना भी किसी के सामने ये ना कह सके कि तुम उसकी वाइफ हो। फिर मैं देखती हूँ कि आगे क्या होगा, अब बहुत मजा आएगा। वो मजे से पास में रखे ड्रिंक को उठाती है और उसको पीने लगती है जैसे मानो कोई सो चल रहा हो। और वो इंजॉय कर रही थी और उसके होठों पर साथी मुस्कान थी। वहीं आरोही बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और सारे गार्ड धीरे धीरे आरोही के पास पहुंच गए थे। फिर एक एक करके उसे यहाँ वहां छूने लगे थे। आरोही बार बार उन सब से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ बंधे हुए थे जिस कारण वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी और सबने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। आरोही का डर से बुरा हाल था, वो डर से बुरी तरह से कांपने लगी थी और बार बार यही बोल रही थी, मेरे करीब बिल्कुल भी मत आओ वरना तुम लोगों के लिए सही नहीं होगा। वो सभी गार्ड्स आरोही को देखकर अपने होठों पर उंगली फिराकर बोले, क्या गजब की माल है और लगता है आज हमारा दिन बन जाएगा। ये कहकर सब अपना एक एक करके जैकेट निकालने लगते हैं और आरोही के हाथ पैर और चेहरे पर अपने हाथ फिराने लगते हैं। आरोही उन सब की तरफ देखकर तेज से चिल्लाई, प्लीज ऐसा मत करो वरना तुम लोगों के लिए सही नहीं होगा। पर वे सभी नहीं माने और उसके हाथ खोलकर आरोही को फर्श पर गिरा दिए। आरोही खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रही थी पर वह सभी उसे चारों तरफ से घेर लिए। वो चाहकर भी खुद को बचा नहीं पा रही थी और वो चिल्लाने लगी। तभी वहां एक तेज आवाज के साथ तड़ाक की आवाज से रूम का डोर टूट गया। उस आवाज को सुनकर सारे बॉडीगार्ड्स और रोनिका सबकी निगाहें डोर पर गई। जहां दच गुस्से से राक्षस की तरफ खड़ा था, उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और चेहरा बिल्कुल तमतमाया हुआ था। वो इस वक्त बहुत ही भयानक लग रहा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि कोई भी उसे एक बार में देखेगा तो डर जाएगा। वहीं रोनिका भी एक पल के लिए दच का ये रूप देखकर डर गई। दच तेजी से आगे बढ़ा और उसके पीछे पीछे बहुत सारे गार्ड्स आ गए। सभी आरोही के पास खड़े गार्ड्स की तरफ बढ़ गए। जैसे ही आरोही ने दच की तरफ देखा तो अपनी नम आंखों के साथ वो हल्का सा मुस्कुरा उठी और वो चिल्लाकर बोली, हबी। जैसे ही दच ने आरोही की चारों तरफ बहुत सारे गार्ड्स को देखा तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और आगे बढ़कर खुद ही उन सारे गार्ड्स को एक एक करके मारने लगा। डच के गार्ड्स वहां पर आकर उन सारे गार्ड्स को पकड़ लिए। उसके बाद डच झट से आरोही को अपना कोट निकालकर पहनाया क्योंकि रोनिका के गार्ड्स ने आरोही के कपड़ों के स्लिप्स को फाड़ दिए थे। इस वक्त आरोही की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो डर से कांप रही थी। वहीं दच उसे अपने सीने से लगाए हुए शांत कराने की कोशिश कर रहा था। आरोही बस रोई जा रही थी पर दच उसे सीने से लगाए हुए रोनिका की तरफ घूर कर देख रहा था जो अभी भी गुस्से से उसी की तरफ देखे जा रही थी। रोनिका के चेहरे पर अभी भी बिल्कुल डर के भाव नहीं थी। वो नहीं सोच रही थी कि अब उसके बाद दच उसके साथ क्या कर सकता है। रोनिका आरोही की तरफ देखकर बोली, तुम इसको बचाना चाहते हो? भूल गए हो इसने तुम्हारे साथ क्या किया है? ये तुम्हें बीच रास्ते में अकेला छोड़कर चली गई थी। तुम इसके जाने के बाद 5 साल तक कैसे रहे हो ये तुम जानते हो ना। मैंने तुम्हें संभाला है, मैंने तुम्हें देखा है और तुम इस लड़की के लिए मुझे धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से ही प्यार करती थी और मुझे नहीं पता था कि तुम इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझे छोड़ दोगे। जैसे ही दच रोनिका की कई बातों को सुनता है तो उसकी आंखें गुस्से से और ज्यादा लाल हो जाती हैं। वो गुस्से से अपनी खतरनाक आवाज में बोला, खबरदार जो तुमने मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी बोला वरना तुम्हें मैं यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ दफन हुई और किधर गई। रोनिका जैसे ही दच की खतरनाक आवाज सुनती है तो वो एक पल के लिए कांप गई पर वो अपने चेहरे को नॉर्मल करते हुए बोली, दच तुम पागल हो गए हो। तुम्हें नहीं पता शायद इस लड़की ने तुम्हारे ऊपर कोई जादू किया है। तुम इसे छोड़ दो, हम दोनों एक हो जाएंगे। वैसे भी इसको तो सजा मिलकर रहेगी। ये कहते हुए वो गुस्से से आरोही की तरफ आगे बढ़ने लगी। इससे पहले कि वो आरोही को छू पाती रोहित जाकर उसे पकड़ लिया। रोनिका खुद को छुड़ाती बोली, छोड़ो मुझे 2 कौड़ी के इंसान। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम रोनिका सिन्हा को हाथ लगाओगे। तभी रोहित एक तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, रस्सी जल गई पर बल अभी तक नहीं है। लगता है और भी बुरा हाल होने वाला है तुम्हारा। रोनिका गुस्से से बोली, तुम होते कौन हो मुझे ये सब बोलने वाले। फिर रोनिका दच से बोली, दच इसने मुझे कैसे पकड़ा हुआ है, इसे बोलो मुझे छोड़े वरना मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। दच रोनिका की बात को इग्नोर कर तुरंत आरोही को अपनी गोद में उठा लिया। आरोही उसके सीने से लगकर सुबक रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो डर से कांप रही थी। अब दच आरोही को लिए तुरंत आगे बढ़ने लगा और वहां मौजूद सभी गार्ड्स की तरफ देखकर बोला, तुम लोग इस लड़की के साथ एंजॉय करना और इसका इतना बुरा हाल करना कि सुबह तक उठ भी ना पाए। मैं इसके दर्दनाक चीखों को सुनना चाहता हूँ।
ये कहकर वो आरोही को गोद में लिए हुए बाहर निकल गया। वहीं दक्ष की बातें सुनकर रोनिका की आंखें बड़ी हो गई। वो डर से कांपती बोली, नहीं दक्ष, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आखिर क्या है इस आरोही में, भूल जाओ ना तुम इसे। मैं तुम्हें पूरी तरह से सेटिस्फाइड करूंगी। वो तुम्हारे लायक नहीं है, मैं हूं तुम्हारे लायक। तुम क्यों उस लड़की के पीछे पड़े हो? ये सब कहते हुए बार बार चिल्लाई जा रही थी, पर दत्त उसे पूरी तरह से इग्नोर कर आरोही को गोद में लिए हुए बाहर निकल गया और सारे गार्ड रोनिका की तरफ देखने लगे। तभी रोहित रोनिका को एक झटके में फर्श पर धक्का दे दिया और सारे गार्ड्स की तरफ देखकर बोला, इंजॉय इट। ये कहकर वो रोनिका की तरफ देखकर अपने हाथों को झाड़ा, जैसे मानो किसी गंदी चीज को छू दिया हो, और मुंह बनाकर वहां से जाने लगा। रोनिका रोहित को जाते हुए देखकर घूर रही थी और उसके आंखों में अभी भी गुस्से के भाव थे। रोनिका को थोड़ा सा भी डर नहीं था। सही कहा गया है, रस्सी चल गई पर उसका बल नहीं हुआ। यही वाला हाल था रोनिका का। पर जैसे ही रोहित वहां से चला जाता है, सारे गार्ड्स उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। तभी रोनिका सबकी तरफ देखकर बोली, मैंने तुम लोगों को बुलाया था, मैंने तुम लोगों को पैसे दिए थे, तुम लोग मेरे करीब बिल्कुल नहीं आ सकते। ये कहते हुए गुस्से से उन सबकी तरफ देख रही थी और फर्श पर खिसकते हुए पीछे की तरफ जा रही थी। तभी सारे गार्ड्स बोले, आप भी कमाल की हो मैडम, अब तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ये कहकर वो सभी एक साथ रोनिका के ऊपर टूट पड़े। थोड़ी देर में रोनिका की तेज दर्दनाक चीखें उस रूम में गूंजने लगी। दच आरोही को गोद में लिए हुए बाहर आया और उसे लिए हुए ही तुरंत अपने कार में बैठ गया। वहीं आरोही रोते रोते हुए ही बेहोश हो गई थी। जैसे ही दच को यह एहसास हुआ कि आरोही कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही है, तो वो ध्यान से देखता है। फिर आरोही उसके सीने से लगे हुए बेहोश पड़ी थी। वो आरोही को जगाने के लिए उसके गालों पर थपथपाते हुए बोला, वाइपी वाइपी, ओपन योर आइज। पर आरोही कुछ नहीं बोलती है, तो ये देखकर दच घबरा जाता है और तुरंत ही अपने ड्राइवर की तरफ देखकर तेज आवाज में बोला, गाड़ी को तुरंत हॉस्पिटल ले चलो। ये सुनकर ड्राइवर भी कार को हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दिया। करीब 1 घंटे बाद उनकी कार एक बड़े से हॉस्पिटल के सामने रुकी। यह हॉस्पिटल इस शहर का जाना माना हॉस्पिटल था। दच ने अपने असिस्टेंट को कॉल करके पहले ही सारी अरेंजमेंट करवा दी थी, इसलिए दच हॉस्पिटल पहुंचते ही कार से बाहर आया और आरोही को अपने गोद में लिए हुए ही हॉस्पिटल के अंदर की तरफ भागा। वो पूरे रास्ते आरोही को जगाने की बहुत कोशिश करता है, पर आरोही नहीं उठती। इस कारण दच बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं उसकी आरोही को कुछ हो ना जाए। वो तुरंत आरोही को स्ट्रेचर पर ले जाता है और वहां के बड़े बड़े डॉक्टर दच को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए वो तुरंत ही आरोही को लेकर स्पेशल वार्ड में चले जाते हैं। वहीं दच कॉरिडोर में इधर से उधर चक्कर काट रहा था और मन ही मन खुद से कोस रहा था कि आखिर उसे इतनी देर क्यों हो गई। अगर वो पहले पहुंच गया होता तो उसकी आरोही के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। जरूर आरोही के साथ कुछ भयानक हुआ है, जिस कारण वो इस कंडीशन में पहुंच गई है। वो खुद को कोसते हुए गुस्से से लाल हो रहा था। दच का चेहरा घबराहट के कारण पूरी तरह से सख्त हो गया था। उसी समय रोहित और जिया भी दौड़ते हुए हॉस्पिटल में दच के पास आते हैं। दच उन दोनों को देखकर बोला, अगर तुम दोनों यहाँ चले आए हो तो मेरे बच्चे किसके पास हैं? जिया तुरंत बोली, रिलैक्स मिस्टर खन्ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो दोनों इस वक्त निखिल के पास हैं। ये सुनकर दच थोड़ा सा रिलैक्स होता है और वहीं कॉरिडोर में लगे बेंच पर जाकर बैठ जाता है। अभी भी वो बहुत ज्यादा परेशान था और उसे आरोही की चिंता हो रही थी। वो चाह रहा था कि उसकी आरोही जल्दी से ठीक हो जाए। वहीं कुछ देर बाद डॉक्टर वार्ड से बाहर आते हैं और डॉक्टर को देखते ही दच तुरंत उनके पास जाकर बोलता है, डॉक्टर कैसी है मेरी वाइफ? डॉक्टर दच की तरफ देखकर तुरंत बोला, सर आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, पर अभी वो बेहोश है, कुछ देर में वो होश में आ जाएगी, लेकिन उन्हें किसी बात का बहुत बड़ा स्ट्रेस पहुंचा है, इसलिए आपको उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी होगी और पूरे टाइम उनके साथ ही रहना होगा। कोशिश कीजिएगा कि कभी अकेले ना रहें, वरना उनके साथ कुछ डेंजरस हो सकता है। ये सुनकर दच हाँ में सिर हिलाया। डॉक्टर ये बोलकर वहां से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद दच वार्ड के अंदर आया, जहां आरोही बेड पर लेटी हुई थी और उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ था। आरोही के होठ पूरी तरह से सूख गए थे और इस तरह से आरोही को पड़े देखकर दच को अपने दिल में दर्द सा महसूस होता है और वो तुरंत ही आरोही के पास जाकर बैठ जाता है। फिर प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, वेकअप वाइफी, प्लीज उठ जाओ, तुम्हें नहीं पता तुम्हें इस हाल में देखकर मेरे ऊपर क्या बीत रही है। तुम नहीं जानती मैं इस वक्त कितना परेशान हूँ और खुद पर ही मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वाइफी प्लीज ओपन योर आइज। ये कहते हुए आरोही के हाथों को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। वहीं जिया और रोहित भी दच की हालत को देखकर सब कुछ समझ रहे थे।
जिया भी अपनी फ्रेंड आरोही की ऐसी हालत देख नहीं पा रही थी। वो कुछ देर तक वहां रहती है, फिर वो तुरंत वार्ड से बाहर चली जाती है। जिया को बाहर जाते देख रोहित भी उसके पीछे जाता है और वो जिया को देखता है तो वो एक कोने में खड़ी होकर रो रही थी। जिया को इस तरह रोते देखकर रोहित उसे संभालते हुए बोला, कंट्रोल योर सेल्फ। तुम्हें पता है ना, इस वक्त मैम को तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर जिया रोहित के सीने से लग जाती और बोलती है, बचपन से ही बहुत तकलीफ झेली है। मैंने उसे हर दर्द को अकेले झेलते हुए देखा और उसके बाद उसकी शादी हुई। मुझे लगा कि उसकी जिंदगी में खुशियां मिल गई, पर यह नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में वापस से मुसीबत आ जाएगी। देखो, उसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, पर बच्चों के आने के कारण उसने जीना सीखा। लेकिन रोनिका ने एक बार फिर से मेरी दोस्त को वापस से तोड़ दिया। लड़की जो किसी के सामने कभी नहीं झुकती थी, कभी नहीं टूटी, वो आज पूरी तरह से टूट चुकी है। ये कहते हुए रोहित की सीने से लगकर फूट फूट कर रोई जा रही थी। रोहित जिया की पीठ को सहलाते हुए बोला, प्लीज तुम शांत हो जाओ, अब कुछ नहीं होगा। मैम के साथ सर हैं और सर कभी भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। उन्हें वो सभी खुशियां मिलेंगी जो वो डिजर्व करती हैं, और इसके साथ ही साथ तुम्हें भी उनकी केयर करनी होगी। ये सुनकर जिया रोहित की तरफ देखती है तो रोहित उसे बड़ी ही प्यार से देख रहा था। जिया धीरे से पलकें झपकाते बोली, हाँ, मैं उसकी केयर करूंगी और उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। जिया बोली, मैं उन दोनों को सपोर्ट करूंगी। तभी रोहित मुस्कुराते बोला, हाँ, मैं भी मैम और सर के साथ हमेशा रहूंगा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर जिया कुछ नहीं बोल पाई और रोहित के सीने से लग गई। जिया को अंदर ही अंदर बहुत डर सा लग रहा था और वो मन ही मन सोची, कहीं वो आ गया और मुझे तुमसे दूर कर दिया। नहीं नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती। शायद अब मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई। अब मैं बदल गई हूँ, मुझे तुम्हारी आदत हो रही है। मुझे ये क्या हो रहा है, मुझे तो तुमसे दूर रहना होगा। मैं नहीं चाहती मेरे कारण तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे, तुम्हें भी वो टार्चर करे। नहीं नहीं, ये सब सोचते हुए जिया धीरे से रोहित से दूर होने लगती है। तो रोहित जिया को तुरंत अपने करीब खींचते बोला, तुम मुझसे दूर कहाँ भाग रही हो। जिया खुद को छुड़ाते बोली, छोड़ो मुझे, मुझे आरोही को देखने जाना है। ये कहते हुए वो तुरंत आरोही के बाड़ की तरफ बढ़ जाती है, जहाँ अभी भी आरोही बेहोश थी और दत्त उसे एकटक देखे जा रहा था। वहीं आरोही कुछ देर में होश में आने लगती है और दत्त उसके पास ही बैठा होता है, जो अपनी वाइफ के होश में आने का वेट कर रहा था और वहीं बैठ के आरोही से बातें कर रहा था, जिससे कि उसकी आवाज कानों में पड़े तो आरोही होश में आ जाए। वहीं कुछ देर बाद आरोही की आंखें फड़फड़ाने लगती है। दक्ष जो कि एक टक आरोही को ही देख रहा था, जैसे ही दक्ष को एहसास हुआ कि आरोही की आंखें खुल रही हैं तो उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से उसकी तरफ झुककर बोला, वाइफी, तुम होश में आ गई। आरोही जब धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो सामने दक्ष को देखती है। दक्ष उसके माथे को प्यार से चूमते बोला, थैंक गॉड, तुम ठीक हो वाइफी। तुम्हें नहीं पता तुम्हें इस हाल में देखकर मुझ पर क्या बीती। ये कहते हुए वो झट से आरोही को सीने से लगा लेता है। आरोही भी अपने हाथों को दक्ष के पीठ पर रख देती है और दोनों के ही होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। वार्ड के डोर के बाहर खड़ी जिया भी मुस्कुराते हुए अपने दोस्त को देख रही थी। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी और मन ही मन बोली, अब तुम लोगों को किसी की नजर न लगे। भगवान करे तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिले। ये बोलते हुए एक ट्रक देखे जा रही थी, तभी दक्ष भी वहां आ जाता है और उन दोनों को देखकर खुश हो जाता है। उसी समय रोहित का मोबाइल बज उठता है। रोहित मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर थोड़ा दूर होकर कॉल पिक करता है। दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर रोहित के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद रोहित जिया के पास आया। उसकी नजरें बार बार जिया पर जा रही थी। वहीं जिया रोहित को खुद की तरफ देखते हुए पाती है तो अपनी भवें छुपाती हुए बोली, क्या हुआ। तभी रोहित उसकी बात सुनकर नाक में सिर हिलाकर बोला, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। और मन ही मन बोला, अरे ओ तो ये बात थी। आखिर क्या है जो तुम छुपा रही हो और वो मुझे भी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता रहूंगा। ये सुनकर वो वापस से वार्ड की तरफ देखने लगा। वहीं आरोही जो कि धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी, उसकी नजर डोर पर खड़ी जिया पर गई तो वो मुस्कुराते हुए जिया की तरफ देखने लगी। तब जिया भी अंदर आते हुए आरोही के पास आकर बोली, हाँ तो बता, इतनी लंबी नींद कौन लेता है। कब से तू सोई जा रही है। तुझे पता है कि तू पूरे 5 घंटे से सोई है। जिया की बात सुनकर आरोही मुस्कुरा दी और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, तो तू भी तो सो रह जा, कौन तुझे मना किया है। जिया मुंह बनाकर बोली, मैं ऐसे नहीं सोती, समझ में आई बात। और हाँ, जल्दी से उठ,
तेरे दोनों बच्चे मुझे परेशान करके रखती हैं। बार बार उस नमूने का फोन आ रहा है और उन बच्चों से बात करने के लिए बोल रहा है। ये सुनकर आरोही का ध्यान अपने बच्चों पर जाता है और वो तुरंत ही दच की तरफ देखी। दच आंखों से इशारा करते हुए बोला, डोंट वरी वाइफी, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा और अपने बच्चों का अच्छे से केयर करूंगा। आरोही ये सुनकर हल्का मुस्कुरा दी और रिलैक्स होकर अपनी आंखें बंद कर बेड पर लेट गई। वहीं दच उसके बालों को सहलाते हुए जिया की तरफ देखकर बोला, अभी तुम लोग जाओ और क्रिस और तिरस को संभालो। जैसी आरोही ठीक होती है तो मैं उसे डिस्चार्ज करा के वापस ले आऊंगा। ये सुनकर जिया और रोहित वहां से चले गए। उनके जाते ही दच एक बार फिर से आरोही की तरफ देखने लगा। आरोही का चेहरा मुरझाया हुआ था और एक बार फिर से वो नींद के आगोश में चली गई। क्योंकि दवाओं का असर उसके ऊपर काफी गहरा था, इस कारण वो वापस से नींद में चली गई थी। दच कुछ नहीं बोलता और वहां बैठे हुए एकटक आरोही को देखता रहता है। फिर मन ही मन बोलता है, सॉरी वाइफी, ये सब मेरे कारण हुआ। ना मैं कभी रोनका से फ्रेंडशिप करता और ना ही वो हमारी लाइफ में इस तरह से किसी विलन की तरह बनकर आती। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि वो लड़की इस तरह की होगी। मैंने तो उसे अपना एक अच्छा दोस्त समझा था, पर मुझे नहीं पता वो दोस्त के रूप में सबसे बड़ी दुश्मन होगी जो मेरी खुशियां खाने के लिए यहाँ आई थी। पर कोई नहीं, मैंने उसे ऐसा सबक सिखाया है कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। अब ना वो जी सकेगी और ना ही मौत नसीब होगी। ये सब कहते हुए दत्त के चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशन थे। वो उसी खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ आरोही की तरफ देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो प्यार भरी नजरों से आरोही की तरफ देखने लगा। आरोही जो कि सोई हुई थी, तभी कुछ देर बाद वहां पर डॉक्टर आए और आरोही को चेक करने लगे। दस डॉक्टर की तरफ देखकर बोला, अभी अभी वाइफी होश में आई थी पर वापस से सो गई। डॉक्टर दस से बोले, अभी दवा का असर है, उन्हें मैंने जानबूझकर हाई डोज का दवा दिया है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नींद ले सके। जितना वो अच्छी नींद लेंगी उनकी स्ट्रेस दूर होगी। अगर ऐसा ना हुआ तो वो डिप्रेशन में भी जा सकती है। ऐसे कंडीशन में लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए और पूरी कोशिश कीजिए कि आपकी वाइफ हमेशा खुश रहे। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर की बात सुनकर दक्ष सोचे पड़ गया और उसे एक बार फिर से रोनिका के ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसका बस चलता तो वो वापस रोनिका के पास जाता और उसे ऐसा सबक सिखाता कि वो तिल तिल कर मरती। उसने ऑलरेडी अच्छा खासा सबक सिखा दिया था। ये बात दक्ष को भी पता था, इसलिए दक्ष खुद को कंट्रोल किए हुए था। फिर भी उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो आरोही की तरफ देखकर बोला, वाइफी, अगर कोई तुम्हारी तरफ एक नजर भी उठाकर देखेगा तो मैं उसकी नजरें छीन लूंगा और उसे मौत से बदतर सजा दूंगा। ये सब बोलते हुए दच बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खूंखार लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ रोहित और जिया होटल रूम में पहुंचे तो क्रिस जो कि निखिल के साथ खेल रहे थे, तुरंत दौड़कर जिया के पास आकर बोले, मासी मासी, मम्मा कहाँ है? ये कहते हुए बाहर की तरफ देखने लगे। जिया उन दोनों के गालों को सहलाते हुए बोली, मम्मा अभी किसी काम से गई है और डैडा ने कहा है कि वो जल्दी ही फ्री होकर आप लोगों से मिलने आ जाएंगे। ये सुनकर क्रिस और त्रिस का मुंह उतर गया। वे दोनों अपना मुंह मुरझाया हुआ चेहरा लेकर सोफे पर बैठ गए। जिया उन दोनों को इस तरह से मुंह बनाते हुए देखा तो अच्छा नहीं लगता है। वो उन दोनों के पास जाकर बैठ गई और प्यार से उनके गालों को सहलाकर बोली, तुम लोग अपनी मम्मा से बहुत प्यार करते हो ना? ये सुनकर दोनों जिया की तरफ अपनी आंखों में चमक लिए हाँ में सिर हिलाकर बोली, वी लव यू सो मच मम्मा। ये सुनकर जिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मम्मा किसी इंपॉर्टेंट काम से गई है और जब उनका काम पूरा हो जाएगा तो उन्हें ही फायदा होगा। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी मम्मा का नाम हो? ये सुनकर दोनों बच्चे हाँ में सिर हिलाकर बोले, ऑफ कोर्स, हम लोग यही चाहते हैं और मम्मा डैडा साथ रहेंगे। क्रिस और त्रिस की बातें सुनकर जिया उन दोनों के बालों को सहलाकर बोली, ठीक है, तब अपने मम्मा डैडा को साथ में समय बिताने दो और तब तक मैं तुम लोगों के साथ हूँ। ये कहते हुए वो उन दोनों के गालों पर किस कर दी। जिया की किस करते ही उन दोनों के गाल पिंक पिंक हो गए। वो शर्माते हुए बोले, ओके मासी, और दोनों भागते हुए अपने रूम में चले गए। जिया उन दोनों को भागते हुए देखकर सोचे पड़ गई कि इन दोनों को क्या हो गया। रोहित जिया की इन सारी हरकतों को देख रहा था और निखिल भी जिया की हरकतों को देख रहा था। निखिल मन ही मन बोला, ये लड़की पूरी तरह से पागल है। ये कहते हुए रोहित की तरफ देखा और बोला, मैं अब जा रहा हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। इतनी बात कहकर निखिल वहां से चला गया। वहीं रोहित जिया के पास आकर बोला, तुम्हें पता भी है वो लोग क्यों जल्दी से भागे हैं?
जिया अपने कंधे उचकाते बोली, आई डोंट नो। तभी जिया बोली, वो दोनों शर्मा गए जो तुमने उन दोनों को किस किया। ये सुनकर जिया मुस्कुराने लगी और बोली, आजकल के बच्चे भी ना बहुत ज्यादा शर्मीले हैं। रोहित तुरंत बोला, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें ये किस किसी और को देना चाहिए था? जिया रोहित की बात सुनकर कंफ्यूजन भरी नजरों से देखती हुई बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? तभी रोहित तुरंत ही जिया के चेहरे के करीब पहुंचते हुए बोला, मतलब ये है कि वो किस मैं डिजर्व करता हूँ। ये सुनकर जिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और तुरंत ही उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, दूर रहो, डोंट क्रॉस योर लिमिट। रोहित ये सुनकर उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, मैंने ऑलरेडी अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। ये सुनकर वो बिना वक्त गंवाए जिया के होठों से अपने होठ जोड़ लिए और उसे बड़ी ही पैसेंटली किस करने लगा। वहीं दूसरी तरफ दक्ष हॉस्पिटल में बैठा हुआ था और लैपटॉप में जरूरी मेल चेक कर रहा था। तभी अचानक उसे कुछ याद आया और किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से उसकी बॉडीगार्ड ने बोला, यस सर। तब दक्ष अपनी रौबदार आवाज में बोला, मैंने जो कहा था वो काम हुआ? दूसरी तरफ से बॉडीगार्ड ने कहा, यस सर, आपने जैसा कहा था उससे भी खतरनाक पनिशमेंट दी गई है और उसका बुरा हाल है। ये सुनकर दक्ष के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और मुस्कुराते हुए बोला, गुड, ऐसे ही अपने काम को अच्छे से अंजाम दो। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। फिर दक्ष अपना लैपटॉप साइड में रखकर आरोही के पास आता है और उसके बगल में बैठकर बोला, बस वाइफी, अब बहुत हुआ, जल्दी से उठो और हम लोग अपने घर चलेंगे। तभी अचानक दत्त आरोही के पास बैठा हुआ था और काफी देर तक वो वहीं बैठे आरोही को निहारे जा रहा था। कुछ घंटों बाद आरोही को धीरे धीरे आंखें खुलने लगती है और वो होश में आ रही थी। ये देखकर दत्त के होठों पर स्माइल आ जाती है। वो तुरंत ही आरोही के चेहरे को टच करते हुए बोला, वाइफी, तुम ठीक तो हो ना? मैं कब से तुम्हारे होश में आने का वेट कर रहा था। आरोही कुछ नहीं बोलती और अपने पलकें झपका देती। ये देखकर दत्त को बहुत अच्छा लगता है और वो तुरंत ही आरोही के माथे को चूमते हुए बोला, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर आता हूँ। ये कहकर वो जाने लगता है कि तभी आरोही पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है। दत्त जैसे ही वो महसूस करता है कि आरोही उसके हाथों को पकड़ी हुई है तो वो पीछे मुड़कर अपनी भवें उचकाते हुए बोला, क्या हो वाइफी? आरोही इशारे से बोली, मत जाइए ना मुझे अकेले छोड़कर, प्लीज रुक जाइए। ये सुनकर दत्त को थोड़ा अजीब लगता है। फिर आरोही के हाथ पर अपने हाथ रखकर बोलता है, वाइफी, मैं अभी आया, डॉक्टर को बुला लूँ? और डॉक्टर ने कहा था कि तुम होश में आओ तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूं। ये सुनकर आरोही कसकर उसके हाथों को पकड़ते बोली, नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। अगर तुम गए तो वो फिर यहाँ आ जाएगी। आरोही की बात सुनकर दत्त एक पल के लिए थोड़ा हैरान हुआ, पर उसे याद आया कि आरोही अभी भी उस डर से बाहर नहीं निकली है। दत्त वापस से आरोही के हाथ को पकड़कर चेयर पर बैठ जाता और बोलता है, ठीक है वाइफी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर, तो बिल्कुल भी नहीं। आरोही मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, ठीक है, पर मुझे पता है तुम मुझे छोड़कर फिर चले जाओगे। मैं सो भी जाऊंगी तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? ये सुनकर दत्त हाँ में सिर हिलाकर बोला, हाँ बाबा, मैं नहीं जाऊंगा। आरोही बस हाँ में सिर हिला देती। तभी दत्त तुरंत कॉल मिलाकर डॉक्टर से सब कुछ बता देता है। आरोही होश में आ गई है। कुछ देर बाद डॉक्टर वार्ड में आते हैं। जैसे ही डॉक्टर आरोही को देखते हैं तो चेक करके बोलते हैं, नो सी इज फाइन। ये कहकर डॉक्टर दत्त की तरफ देखते हैं, जैसे इशारों से कह रहे हो कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दत्त आरोही की तरफ देखकर बोलते हैं, वाइफी, तुम 2 मिनट रुको, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। लेकिन आरोही उसके हाथ को इतना कस के पकड़ रखी थी कि उसे छोड़ ही नहीं रही थी। ये देखकर डॉक्टर दत्त को आरोही को रिलैक्स करने को बोलते हैं और मैं आपसे कॉल पर बात कर लूँगा। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। दत्त कुछ नहीं बोलता और आरोही के पास चेयर पर बैठ जाता है। फिर कुछ देर बाद एक नर्स वहाँ आती है और उसके हाथों में फूड ट्रॉली रहता है। उसमें से वो सिंपल सा दलिया निकाल कर दत्त की तरफ पकड़ाती है। दत्त आरोही को धीरे से बेड पर उठाकर बैठाता है और बोलता है, चलो वाइफी, ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद तुम्हें दवा भी खाना है। आरोही चुपचाप सामने की तरफ देखने लगती है। जब उसकी नज़र दलिया पर जाती है तो अजीब सा मुंह बनाकर बोलती है, छी, ये कौन खाएगा, मेरे से ना खाया जाएगा। तभी दत्त आरोही के नाक पर पिंच करते हुए बोलता है, भाई भी, ये बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो। अभी तुम बीमार हो और हॉस्पिटल में हो, तो जब तुम ठीक हो जाओगी तब अपने मनपसंद का खाना भी खा लेना। ये सुनकर आरोही मुंह बनाते ही बोली, अब मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, चलिए चलते हैं ना बाहर, और हमें अपने बच्चों के पास भी तो जाना है। दत्त आरोही के चेहरे को अपने हाथों में बड़े ही प्यार से लेकर बोला, हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हें अपने बच्चों के पास जाना है और ठीक भी हो, पर डॉक्टर ने आज तुम्हें यहाँ रेस्ट
करने के लिए कहा है, फिर कल सुबह वो तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। दक्ष की बातें सुनकर आरोही अजीब सा मुंह बनाती है। तब दक्ष दलिया के बाउल से एक स्पून डालता है और एक स्पून दलिया लेकर आरोही की तरफ बढ़ा देता है। आरोही पहले दलिया की तरफ देखकर मुंह नाक से खोलती है, पर दक्ष के जबरदस्ती करने पर वो धीरे से अपना मुंह खोलती है तो दक्ष उसके मुंह में दलिया डाल देता है। जैसे आरोही वो दलिया खाती है तो अजीब अजीब सा मुंह बनाने लगती है। ये देखकर दक्ष को हंसी आ रही थी, पर वो अपने चेहरे पर हंसी नहीं लाता है और वैसे ही बिना एक्सप्रेशन के ही बैठा रहता है। दक्ष धीरे धीरे आरोही को सारा दलिया खिला देता है। ये देखकर आरोही को बहुत बुरा लग रहा था। उसे दलिया का स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वैसे भी कौन से इंसान को सादा खाना पसंद आएगा, लेकिन अभी वो बीमार भी थी, उसे दलिया खाना बहुत ज़रूरी था। बीमारी में ऐसी चीज़ें कहाँ अच्छी लगती हैं। वही हाल इस वक्त आरोही का भी था। आरोही मुंह बनाए हुए खा रही थी। तभी दक्ष बोला, वाइफी ये सब क्या हरकत है, तुम क्यों इतना मुंह बना रही हो? सिंपल सा दलिया खाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? आरोही दक्ष की तरफ देखकर गुस्से से बोली, हाँ हाँ आप तो बोलेंगे ही, आप कौन सा खा रहे हो, खाओगे तो ना पता चलेगा। ये सुनकर दक्ष के होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो बचे हुए उसी दलिया में स्पून डालकर अपने मुंह में डाल लेता है। आरोही तुरंत हैरानी से उसे देखने लगती है। तभी दक्ष नॉर्मली तरीके से खाकर बोलता है, ठीक तो है? जिस पर आरोही बोली, आप झूठ बोल रहे हो ना, मुझे पता है आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर आप नाटक कर रहे हो। ये सुनकर दक्ष बोलता है, अरे नहीं बाबा, इतना भी बुरा नहीं है। हाँ थोड़ा टेस्ट खराब है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। तभी आरोही बोली, नहीं आप झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है ये बहुत ही बुरा है। दक्ष प्यार से समझाते बोला, बस आज की बात है वाइफी, कल से तुम्हें जो खाने का मन करे वो तुम खाना। आरोही मुंह बनाकर उसे खाती रहती है। कुछ देर बाद उसका नाश्ता हो जाता है। तब दक्ष दलिया के बाउल को एक साइड रख देता है और आरोही के मुंह को बड़े ही प्यार से नैपकिन से अच्छे से साफ करता है। आरोही एक टक बस दक्ष को देख रही थी। उसे दक्ष का इस तरह से केयर करना बहुत ही अच्छा लग रहा था और मन ही मन उसे खुशी मिल रही थी कि चलो आज उसका पति उसके साथ है और उसकी इतनी केयर कर रहा है। कुछ देर बाद दत्त उसे दवा खिलाकर बेड पर लिटा देता है और उसके माथे को चूमते हुए बोलता है, चलो आरती अब तुम सो जाओ। ये सुनकर आरोही मुंह बनाते बोली, मैं कितना सोऊं, मैं बहुत सो चुकी हूँ और मुझे पता है तुम मुझे सुलाकर यहाँ से भाग जाओगे। आरोही की बात सुनकर दत्त की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो आंखें बड़ी किए हुए आरोही की तरफ देखकर बोला, ये तुम क्या बोल रही हो वाइफी, क्या क्या चलता रहता है तुम्हारे माइंड में? ऐसा कुछ नहीं है और मैं क्यों भागूंगा तुम्हें छोड़कर? तुम मेरी वाइफ हो और मैं अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ। आखिर 5 साल से दूर था तो उसकी कसर भी तो पूरी करनी है। ये कहते हुए आरोही की तरफ झुकने लगता है। दक्ष को खुद की तरफ आते देख आरोही की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो तुरंत ही अपना चेहरा दूसरी तरफ फिराते हुए बोलती है, नो नो, आप ये सोचना भी मत, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं बीमार हूँ? ये कहते हुए वो शर्मा कर अपना चेहरा दूसरी तरफ फैला लेती है। दक्ष को हंसी आ जाती है और वो बोलता है, मुझे तो कहीं से भी मेरी वाइफ बीमार नहीं लगती है, वो तो मुझे फिट एंड फाइन लगती है, मुझसे अच्छे से बातें कर रही है और घर जाने की जिद कर रही है, तो उस हिसाब से मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर आरोही अजीब तरह से उसको देखती है। तभी दक्ष हंसने लगता है और वापस से चेयर पर बैठते हुए बोला, ओके बाबा, मैं कुछ नहीं करूँगा और अब तुम सो जाओ। आरोही जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोने की कोशिश करने लगती है। ये सोचकर कि कहीं वो वापस से जगी तो दत्त उसके साथ कुछ प्लान ना कर ले, इसलिए वो तुरंत सोने लगती है। वहीं दत्त आरोही के बच्चों की तरह सोते देखकर दत्त के होठों पर स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद आरोही सो जाती है और दत्त अपने लैपटॉप में कुछ जरूरी मेल्स चेक करने लगता है। उसी समय दत्त का मोबाइल बज उठता है। दत्त उसका पूरा ध्यान लैपटॉप पर था तो उसका मोबाइल पर ध्यान नहीं जाता है, पर बार बार बजने से दत्त कॉल पिक करता है। दूसरी तरफ से उसकी मॉम गुस्से से कुछ बोल रही थी, जिसे सुनकर दत्त के चेहरे का भाव बदल जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। दोस्तों, अब कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तो आप लोग एक भी पार्ट मिस मत करिएगा और कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, तभी आप लोगों को कहानी में मज़ा आएगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखें और कहानी के प्रति अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।